Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another episode of your 2-minute series for Polity and Governance. अब ये जो है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2-मिनट स्पेशल्स चल रहे हैं और पॉलिटी के स्पेशल के अंदर हम बात कर रहे हैं रीसेंट एक्ट्स की, रीसेंट अमेंडमेंट्स की। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीसेंट एक्ट जो कि आया है इज इन द फॉर्म ऑफ द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल ऑफ 2021। दोनों ही लोकसभा एंड राज्यसभा में ये पास हो चुका है। ओनली थिंग विच इज पेंडिंग जो कि जल्द ही मिल जाएगी इज द प्रेसिडेंट्स असेंट। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा जब तक एक बिल को चाहे वो पास कर लिया जाए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, till the time it is not assented to, that is it is not signed by the president, तब तक वो ये एक्ट नहीं बनता। बट दिस इज इमिनेंट, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी पास हो चुका है दोनों हाउसेज में। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब क्या है कि सून दिस विल ऑल्सो बी असेंटेड टू एंड ये एक एक्ट बन जाएगा। अभी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल फॉर 2021 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल बिल है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है मेन एलिमेंट्स इस बिल के। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो किसी भी एक रीसेंट एक्ट, एक रीसेंट बिल, एक रीसेंट अमेंडमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पहली चीज क्या है, ऑब्वियसली द नेम ऑफ द बिल क्या है ना, जैसे कि पहले ही शुरू हो गया था एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। जब प्रेसिडेंट का सेंड मिल जाएगा तो ये एसेंशियल सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज एक्ट बन जाएगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऐसे क्वेश्चंस भी जो है काफी बार आ जाते हैं, आस्किंग के अ पर्टिकुलर एक्ट और अ पर्टिकुलर अमेंडमेंट और अ पर्टिकुलर लॉ कौन सी मिनिस्ट्री के डोमेन के अंदर फॉल करता है, तो दिस पर्टेन्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये एक बिल है, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन एक्ट है, ये एक अमेंडमेंट नहीं है, तो मतलब कोई पेरेंट एक्ट है नहीं। बट पहले जून 2021 में द गवर्नमेंट हैड पुट इनटू प्लेस एन ऑर्डिनेंस फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो यही एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है जारी किया था विद इन योर पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट द्वारा जो है बनाए जाते हैं। तो जब भी कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता एंड सर्टेन बिल इज डीम्ड एज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ऑर्डिनेंस जो है प्रोक्लेम कर लिए जाते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंटली गिव्स प्रेसिडेंट्स दिस पावर टू मेक दी ऑर्डिनेंस। बहुत ही एक बेसिक आर्टिकल है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, तो आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है कि ये क्या है आर्टिकल। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, वन थिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि मेन फोकस क्या है एक्ट का। प्रोविजंस तो बाद में आते हैं, बट व्हाट इज द मेन थिंग दैट द एक्ट इज टॉकिंग अबाउट। अब ये जो बिल है ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं। दे कैन प्रोहिबिट व्हाट, दे कैन प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स एंड ले ऑफ्स। ले ऑफ्स क्या होता है, व्हेन सर्टेन जो आपकी लेबर होती है उनको फायर कर दिया जाता है, उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, अ वास्ट नंबर ऑफ लेबर को। कहाँ पे ये प्रिवेंट कर सकते हैं, in units which are engaged in essential defense services. So whatever certain venues, certain units, certain organizations which are deemed as being essential defense services, उनके अंदर union government can prohibit these strikes, lockouts or layoffs. And why is this power being granted to the union government? This is being granted so as to ensure security of the nation as well as the life and property of the public at large. तो उनका ये मानना है that such essential defense services are critical to ensuring the security and safety of the country and to ensuring कि there is no loss of life or property. ठीक है, so as to ensure कि ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो, ऐसा कोई भी loss ना हो, that there is no problem to public law and order, there is no problem to any life or property, there is no problem to security or safety of the country। ऐसी चीज़ों के लिए ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज जो है इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, एंड दैट इज वाई इनके अंदर ये सब चीज़ें रोकनी ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट।
नाउ व्हाट आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस जहां पे हमें इन चीजों की बात देखने को मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्राइक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉकआउट्स, राइट? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन्ड है? क्या कोई स्टैट्यूट्स या लॉज है जहां पे इनकी बात की जाती है? तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं और हमें पता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है बहुत सारे राइट्स सिटीजन्स को ग्रांटेड हैं विच डील विद सर्टेन फ्रीडम्स, है ना? जैसे कि आपको पता होगा आपका जो आर्टिकल 19 है बहुत ही क्रूशियल राइट है जो कि डील करता है विद राइट टू फ्रीडम, है ना? And this right to freedom further has various freedoms which have been assured to the citizens of the country. Now, within these freedoms, very importantly, in numerous judgments, we have come to understand that right to protest, for example, is a fundamental right that has been guaranteed to the citizens of India. इनफैक्ट जजमेंट में ये बोला गया था कि आपकी जो फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट? टू क्रिटिसाइज ऑब्वियसली विद इन रीजनेबल डोमेन्स कि आप जो है क्रिटिकल हो सकते हो द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ सर्टेन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट? पीसफुली आपने प्रोटेस्ट करना है, आर्म्ड नहीं होना चाहिए, पब्लिक को जो है इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होनी चाहिए, एंड डेजिग्नेटेड साइट्स पे जो है आपने प्रोटेस्ट करना है। तो द राइट टू प्रोटेस्ट विद इन सर्टेन डोमेन्स हैज बीन ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। Furthermore, within this article also another very important right has been given, which is the right to formulate associations and यूनियंस, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपके पास राइट है कि आप वेरियस एसोसिएशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, लेबर यूनियंस बना सकते हैं, राइट? ये सब जो है आपको बनाने की फुल आज़ादी दी गई है, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू ऑल्सो हैव अ राइट टू स्ट्राइक. So, right to strike and right to lock out therefore are not fundamental rights. So, if you ever have a question in prelims which states which of the following rights have been included in fundamental rights, and आपके पास options आ जाते हैं, say right to protest, right to privacy, right to internet access and right to strike. तो इनमें से कौन से राइट्स इंक्लूडेड नहीं है? राइट टू स्ट्राइक जो है ये इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट? सो दैट इज व्हाई सच थिंग्स जो कि रीसेंट जजमेंट्स में, करंट अफेयर्स में होती है, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Very importantly, now apart from these fundamental rights, there is also another very important provision. For example, already India के अंदर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, there was a realization that the armed forces, the police etc. play very crucial roles. And especially जो military wing है उसके अंदर उनके ऊपर एक सिविल कंट्रोल बना के रखना एंड टू इंश्योर कि उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बिकॉज आर्मी जैसी यूनिट्स में, मिलिट्री की कोई भी जो विंग है उसके अंदर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ डिसिप्लिन ड्यू टू एनी रीजन गेट्स इरोडेड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मशीन, फॉर अ organization like the military to safeguard the interests of the country. And that is why under Article 33 of the Indian Constitution permit किया गया है कि जो पार्लियामेंट है बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या इवन एब्रोगेट कर सकती है द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या कोई भी ऐसी फोर्सेस जैसे कि CRPF होगी, BSF हो गई, या कोई भी ऐसी फोर्स हो गई जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. In fact, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है इवन द राइट विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4 विच इज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ये भी उनको दिया नहीं जाता है, ठीक है? तो कल को आर्मी के लोग बोल दे कि हमारी तो यूनियन डिसाइड कर रही है, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ठीक है? ये पाकिस्तान की आर्मी आ गई है, बॉर्डर पे खड़ी हुई है लड़ाई करने के लिए, और वो बोल रहे सॉरी हम तो अभी स्ट्राइक पे, आज नहीं हम जंग लड़ सकते. That will be obviously it will prove disastrous to the security of the country, and that is why certain rights have been limited or have been abrogated by the parliament for these institutions, for these armed forces, right? Similarly जब हम बात करते हैं से even in freedom of speech हम include कर देते हैं कि हमारे social media accounts होने, वहाँ पे हमारी बात करनी. So ऐसी forces के लिए जो उनकी social media presence है वो भी restrict की गई है, ठीक है? तो इस तरह से already within our constitution there have been certain inbuilt limitations, restrictions
for the sake of public safety, security and for the security of the country at large. Now very importantly, ये essential defense services जो हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन्स की बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन एज सच हमको कोई राइट नहीं देता, तो क्या कोई स्टैट्यूट्स हैं, क्या कोई लीगल प्रोविजंस हैं, क्या कोई लॉज हैं जो कि हमें इसके बारे में बताते हैं? तो यस, एब्सोल्युटली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने पहली बात कर ली है कि फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट. ऑन द अदर हैंड हाउएवर, जो आपकी स्ट्राइक्स हैं, इट इज अ लीगल राइट. जो राइट टू स्ट्राइक है वो लीगल राइट जरूर है. लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट ऐसा राइट होता है विच इज बैक्ड बाय अ सर्टेन लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं पाया जाता, राइट. जैसे कि हमें पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एग्जाम्पल जो कि आर्टिकल 326 के अंदर है. आप मुझे बताएंगे क्या है ये, कौन सा है ये राइट? ठीक है, बहुत ईजी है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, फंडामेंटल राइट भी नहीं है. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? सिर्फ वो जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. तो ये पार्ट 3 में भी नहीं है, मतलब ये फंडामेंटल राइट भी नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो क्या है ये एक लीगल राइट है बिकॉज देयर इज अ स्टैट्यूट, देयर इज अ लॉ जो कि इसको इंश्योर कर रहा है. और कौन सा है ये लॉ जो कि बात करता है कि कितने हद में ये अलाउड है, व्हाट आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फॉलोड, व्हाट आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, राइट? व्हाई? बिकॉज इवन इन अ फंडामेंटल राइट्स वी नो देयर आर सर्टेन restrictions, there are certain conditions applied even on a fundamental rights, है ना. For example, your right to freedom and speech can also be curtailed for the sake of security and integrity of the country, for the sake of maintaining public law and order. या फिर अगर आप contempt of court करने जा रहे हैं, in all such scenarios, your freedom of speech and expression can be limited. So in the same way, there are also certain reasonable restrictions that are imposed by laws also. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 जो है ये बात करता है आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की. इनफैक्ट इससे पहले आपका 1926 का जो एक एक्ट था विच केम विद रिगार्ड टू योर लेबर एंड ट्रेड यूनियंस, उसके अंदर पहली बार बात की गई थी राइट टू स्ट्राइक की. ठीक है, अब इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने बताया दैट इवन दो जो आपका फंडामेंटल राइट है टू फॉर्मुलेट यूनियंस एंड एसोसिएशंस, वो नहीं अलाउ करता है आपको क्या, द राइट टू स्ट्राइक और लॉकआउट. हाउएवर, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स एंड कंडीशंस जिनको ले डाउन किया गया है जिसके थ्रू यू कैन हैव अ सर्टेन स्ट्राइक. ठीक है, सो यू कैन फॉलो दोज रूल्स एंड सच अ स्ट्राइक विल बी रिगार्डेड एज अ legal strike. And if you do not fulfill those conditions, if you do not fulfill those provisions, then that strike or lockout will termed as being illegal and you can be punished for the same. Very importantly, section 22 जो है अब of this 1947 का एक्ट, ये डील करता है that what are certain scenarios जहां पे prohibit की गई हैं strikes and lockouts. And the most important prohibition in this regard, which is mentioned in section 22, is with regard to certain industries जो कि public utility services होती हैं. ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर आती हैं, पब्लिक यूटिलिटी का क्या मतलब है कि पब्लिक एट लार्ज के लिए ये रिक्वायर्ड है, ऐसी इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो है प्रोहिबिट की गई हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन सेक्शन 22 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947. तो विद रिगार्ड टू एनी सच पब्लिक यूटिलिटी, अगर उन्होंने से स्ट्राइक या लॉकडाउन पे जाना भी है तो देयर आर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि उनको फॉलो करने पड़ेंगे, विच आर मच मोर स्ट्रिंजेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. व्हाई? बिकॉज दीज सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज इसेंशियल फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, राइट, ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट रेलवेज जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो हैं, राइट. सिमिलरली 2019 के अंदर जो आपकी करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस थी एंड मिंट्स थी, उनको भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो है इंक्लूड कर लिया गया था. वेरी इंपॉर्टेंटली, इट कैन ऑल्सो बी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 6 months के लिए या 1 year के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वाया नोटिफिकेशन ये
कर देती हैं। तो अब जो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स होते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अलाउड नहीं है। जैसे कि बैंकिंग वाले भी आपको पता होगा कई बार अपनी सैलरी के लिए या फिर जब मर्जर्स हो रहे थे दे गो ऑन स्ट्राइक्स, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं बाय द एम्प्लॉइज जो कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं बिफोर दे डिसाइड टू गो ऑन अ स्ट्राइक और बिफोर दे हैव एनी काइंड ऑफ लॉकआउट। तो अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो देयर आर सर्टेन पनिशमेंट्स, उनको डिसमिस भी किया जा सकता है, राइट। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि इनको अप्लाइड है, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज पे नहीं एप्लीकेबल होती, विच डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल क्या कर देता है ना, सबसे पहले ऑब्वियसली ये बताता है कि इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं क्या, है ना। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। सो दिस बिल एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज कैन इंक्लूड एनी सर्विस व्हिच इज फर्स्टली with respect to any establishment or undertaking which deals in production of goods or equipment जो कि required है for defense or related purposes। तो जैसे कि आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, राइट। तो जहाँ पे अगर कोई एम्यूनेशन बना रहा है या फिर डिफेंस के लिए ट्रांसपोर्ट बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, तो कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि डील करती है विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या इक्विपमेंट जो कि डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंडर आएगी। सेकेंड, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या कोई भी ऐसी और इस्टेब्लिशमेंट जो कि इनके साथ कनेक्टेड है या फिर डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है उनके साथ और भी बहुत ज्यादा जो है कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट। जैसे कि आपकी बीआरओ हो गई जो कि रोड्स बना रही होती है, या फिर आपकी जो उनकी मेडिकल कॉर्स हो गई, तो उनसे एसोसिएटेड कोई भी और जो सर्विस या इस्टेब्लिशमेंट हो गई वो भी ऑटोमेटिकली इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज का ही पार्ट बन जाएगी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है और भी किसी सर्विस को एज एन एसेंशियल डिफेंस सर्विस अगर उसकी सिसेशन जो है, सिसेशन का क्या मतलब होता है, अगर उसका काम अगर बंद हो जाए या किसी भी तरह से किसी का कोई हर्डल आ जाए या कोई रुकावट आ जाए, राइट। इफ उसका काम बंद होने के कारण इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और गुड्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, there is certain country which there is certain industry or company which produces raw material which is used say for manufacturing of bullets जो कि डिफेंस रिक्वायरमेंट होती है, तो इनडायरेक्टली वो भी इसेंशियल हो गई, है ना। कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड की फॉर रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस, तो मतलब जो गवर्नमेंट है अगर कभी उनको जरूरत पड़ती है तो वो उनको भी इंक्लूड कर सकती है इन इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। सेकेंडली, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स या यूनिट्स जो कि ऐसे प्रोडक्शन के अंदर एंगेज्ड हैं। देन थर्ड, रिपेयर या मेंटेनेंस, ऐसी कंपनी, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि रिपेयर या मेंटेन करते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि कनेक्टेड है विद defense, right? So for example, there is a certain industry or there is a certain corporation जो essentially से repair करती है या maintain करती है the trucks and other artillery equipment which is required for the defense purpose. तो अगर उनकी repair और maintenance time से नहीं हुई तो क्या होगा? That equipment will stop working. Therefore, that industry which provides repair and maintenance of the component or the goods required for the defense, उसको भी essential defense services जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा जो बिल है ये अमेंड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 को भी। क्यों अमेंड करता है? अमेंड करके ये इंक्लूड कर देता है अब इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो हमने बात की थी ना, सेक्शन 22 किसके साथ डील करता है? विद द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दे डील विद सर्टेन क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये क्या करते हैं, ये अमेंड कर देते हैं उस सेक्शन को एंड इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को भी अब इन्हीं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। नाउ अंडर द एक्ट व्हाट आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स? अब हमने बोला था एब्सोल्यूट एक वो नहीं है प्रोहिबिशन on strikes or lockouts, but they have to follow certain norms, they have to fulfill certain provisions, certain conditions. What are these conditions? Now under the act, in case of a public utility service, at least 6 हफ्तों का आपको नोटिस देना होता है। You have to give at least a 6 week notice अगर
जो पर्सन्स है एम्प्लॉयड इन सच सर्विसेज दे डिसाइड टू गो ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है, राइट, कुछ एक प्रोविजन था एंड वो फॉलो नहीं किया जा रहा हो, दे आर नॉट हैप्पी विद अबाउट इट एंड दे डिसाइड टू गो ऑन स्ट्राइक अबाउट दैट मैटर, दे हैव टू गिव एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ नोटिस। सेकेंड, एम्प्लॉयर्स जो है कैरिंग ऑन सच सर्विसेज डू लॉकआउट्स। अगर एम्प्लॉयर जो है उनको जो ये ऐसी सर्विस कर रहे हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर आती है एंड अगर वो डिसाइड कर देते हैं कि हमने एक लॉकआउट करना है तो उनको भी 6 हफ्तों का नोटिस जो है ये देना ही पड़ेगा। सो ये मिनिमम कंडीशन क्या होगी, 6 वीक्स नोटिस की। वाई? बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर द इंटायर कंट्री कि इस तरह की एक प्रॉब्लम आ सकती है। तभी बैंकर्स की अगर स्ट्राइक होनी होती है तो पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि हाँ जी इस दिन जो है बैंकिंग की स्ट्राइक होगी, ताकि लोगों ने से अगर कुछ पैसे निकलवाने हैं कुछ ज़रूरी काम के लिए या कुछ और क्रिटिकल काम करवाना है वो पहले ही जाके करवा ले। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 6 वीक का नोटिस दिया जाता है। Now what are certain other provisions which the bill talks about? Now very importantly under the bill जो strike है उसको भी अब डिफाइन किया गया है कि आखिरकार स्ट्राइक होती क्या है। अब ये स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है उन्होंने by as meaning a cessation of work by a body of persons acting together, that is a group of people who are acting together, इकट्ठे काम कर देते हैं, कर रहे होते हैं, they decide not to work। ठीक है, so this group of people जो कि together they are employed, they decide that we will not work. Why? Because we have certain issues. This further includes what? First, mass casual leave. Casual leave हम करते थे ना, mass bunk, है ना, कि अगर पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और 37 बच्चे उठ के चले गए तो टीचर क्या पढ़ाएगी, वो मास बंक हो गया। तो उसी तरह से इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, जब आप काम कर सकते हैं मास कैजुअल लीव, के पूरे जो एम्प्लॉयज है सारे के सारे वो मास कैजुअल लीव्स पे चले गए, कोई काम पे ही नहीं आ रहा। सेकेंड, coordinated refusal of any number of persons to continue to work or accept employment। इसका क्या मतलब है कि अगर उनको एक काम दिया गया है कि आपने से फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है करनी है या ये मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी थी या इस मशीन को जो है आपने ऑपरेट करना है, तो क्या है जितने भी लोग हु वर इंगेज टू डू दैट वर्क दे रिफ्यूज टू डू द वर्क, दे से नहीं हम तो नहीं करेंगे, सारे के सारे मना कर देते हैं कि हम वो काम ही नहीं करेंगे। देन थर्ड, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम where such work is necessary for maintenance of essential defense services, right? So for example there is bad weather or there is some sort of urgency जिसके लिए you have to work overtime, कि आपके जो hours of work है उससे ऊपर आपने overtime लगाना है and mass refusal हो जाए, all the people refuse कि हम तो overtime नहीं करेंगे even though that is essential for the carrying out of that essential defense service. Lastly, any other conduct जिसके कारण जो है किसी भी तरह की डिसरप्शन आ सकती है इन कैरिंग आउट द इसेंशियल डिफेंस सर्विस, राइट। तो ये क्या हो गया कि मिसलेनियस हो गया कि कोई भी चीज़ हम जो एनविसेज नहीं करते, अगर उसके कारण भी कोई रुकावट आती है इन कैरिंग आउट इसेंशियल डिफेंस सर्विस, तब भी जो है ये इसी बिल के अंदर जो है वो फॉल करेगा, राइट। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये बिल जो है अब क्या कहता है, अंडर द बिल द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट ये प्रोहिबिट कर सकते हैं स्ट्राइक्स को, लॉकआउट्स को एंड ले ऑफ्स को। ये मेन फोकस था इन द यूनिट्स जो कि इंगेज्ड है किसमें, इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। फर्दरमोर जो गवर्नमेंट है अगर रिक्वायरमेंट है, अगर उनको लगता है दैट टू कैरी आउट एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज और इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट, इट इज रिक्वायर्ड, तो ये प्रोहिबिट कर सकते हैं स्ट्राइक्स को, लॉकआउट्स को, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, इफ फर्स्ट keeping in mind the interest of sovereignty and integrity of India, right? Now say workers weren't given due work or workers weren't given due say additional bonus for working overtime, but there are enemies standing at the border and एक बहुत ही critical security situation आ गई है, तो अब गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगी ना अच्छा तब तक तुम स्ट्राइक पे चला जाओ और उसके बाद आ जाना। नो, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया सच अ स्ट्राइक कैन बी प्रोहिबिटेड। देन इन द सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट, कि पूरी कंट्री नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट फॉर एग्जांपल से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, राइट, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी हो गया, राइट, तो अगर वहाँ पे कोई इशू आ गया या फिर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई स्टेट जो है वहाँ पे कोई इशू आ गया या पंजाब में आ गया या साउथ में कहीं पे आ गया, तो एक स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी जो है इसेंशियल डिफेंस सर्विस इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो प्रोहिबिट की जा सकती है कोई भी स्ट्राइक, लॉकडाउन या ले ऑफ। देन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, राइट, for the sake of public,
फॉर द सेक ऑफ डिसेंसी, अगर कोई इनडिसेंट चीज कर रहे हैं वो, एंड फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी। ठीक है, अब ये डिसेंसी एंड मोरालिटी बहुत ही वेग थोड़े टर्म्स होते हैं, बहुत ही एम्बिगुअस टर्म्स होते हैं, राइट। सो इन केसेस में भी जो है वो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो स्ट्राइक्स हैं उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है कि आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे या लॉकडाउन नहीं करेंगे या ले ऑफ नहीं करेंगे, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। ये कब तक वैलिड होगा? दिस विल बी वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months एज वेल। इसके अलावा जो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स है ये डिक्लेयर किए जाएंगे आफ्टर द इशू ऑफ प्रोहिबिशन ऑर्डर, मतलब कोई भी स्ट्राइक एंड लॉकडाउन कि उनको प्रोहिबिट कर दिया गया एंड गवर्नमेंट ने जो है इशू कर दिया कि दीज हैव बीन प्रोहिबिटेड, उसके बाद भी जो है अगर ये स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स जो है डिक्लेयर किए गए या फिर कमेंस हो गए थे बिफोर द प्रोहिबिशन ऑर्डर विल बी इशूड एज इलीगल। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर के उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्राइक चल रही थी, ठीक है, स्ट्राइक चल रही थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं कोई एक इमरजेंसी आ गई है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ से द नेशन एंड प्रोहिबिट कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी वो कैरी आउट करते गए या फिर आफ्टर प्रोहिबिशन ऑर्डर हैज कम एंड उसके बाद उन्होंने शुरू की, दोनों ही सिनेरियोज के अंदर ये इलीगल मानी जाएगी ऐसी स्ट्राइक या लॉकआउट। फर्दरमोर प्रोहिबिशन जो है अप्लाई नहीं करती, किसको नहीं करती अप्लाई? प्रोहिबिशन नहीं अप्लाई करेगी टू ले ऑफ्स जो कि किए जाएंगे। ले ऑफ्स क्या होता है? मास फायरिंग ऑफ पीपल ड्यू टू पावर शॉर्टेज और नेचुरल कैलामिटी और ले ऑफ्स ऑफ टेम्पररी और कैजुअल वर्कमैन, राइट। तो क्या हो गया कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो इसके कारण जो है अब रिक्वायरमेंट कम हो गई या वो इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, तो अब उन्होंने जो है ले ऑफ कर दिए, तो उसको जो प्रोहिबिशन है किसी भी तरह से अप्लाई नहीं करेगी ऐसे ले ऑफ्स को। या फिर फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी या कैजुअल वर्कर्स थे, परमानेंट जॉब नहीं थी उनकी उस इंडस्ट्री में और उनका ले ऑफ कर दिया, तो भी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है इन पे अप्लाई नहीं करेंगे। फर्दरमोर अगर कोई भी इंप्लॉयर्स जो हैं वायलेट करते हैं प्रोहिबिशन ऑर्डर को थ्रू ईदर इलीगल लॉकआउट्स या ले ऑफ्स, इनको पनिश किया जाएगा विद अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज का फाइन या फिर दोनों। तो मतलब इंप्लॉयर्स भी अगर फोर्सफुली ले ऑफ कर देते हैं किसी भी इंसान को जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा होता या फिर लॉकआउट कर देते हैं ड्यूरिंग अ प्रोहिबिशन ऑर्डर, उनके ऊपर फाइन हो सकता है या फिर उनको इम्प्रिजन भी किया जा सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। फर्दरमोर कोई भी और लोग से जो एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयर्स को तो ये पनिशमेंट मिल रही है, अगर एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाए इवन आफ्टर प्रोहिबिशन तो भी उन पे यही सेम पनिशमेंट लागू होती है कि 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 10,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों। इसके अलावा दे कैन बी ऑल्सो सर्टन पर्सन्स जो कि इंस्टिगेट कर रहे होते हैं या इंसाइट कर रहे होते हैं या फिर पीछे से पैसा दे रहे होते हैं, है ना। ये होता है ना कि कोई एक इंसान होता है या फिर से पीछे से कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो पैसे भेज रहे हो कि आप रकस क्रिएट कीजिए। इन सच अ सिनेरियो सच पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन इंस्टिगेटिंग और इंसाइटिंग और गिविंग मनी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स, जब एक प्रोहिबिशन ऑर्डर आ गया है या फिर इवन पैसा सप्लाई कर रहे हैं ऐसे इलीगल स्ट्राइक्स के लिए, उनको पनिश किया जा सकता है विद अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 15,000 रुपीज का फाइन या फिर दोनों। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसा एक एम्प्लॉई जो है उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इंक्लूडिंग डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। फर्दरमोर ये बिल एक और चीज बोलता है कि इन सच अ सिनेरियो जब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, राइट, एंड ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस उठ जाते हैं जहां पे इंक्वायरी नहीं बिठाई जा सकती है बिकॉज पैंडेमिक हो रहा है एंड पैंडेमिक के दौरान से पीपल कैन सिट टुगेदर एंड हैव एन इंक्वायरी, तो उनको डिसमिस करने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए एक इंक्वायरी बिठाने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल का पार्ट है। दीज आर थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट you should be knowing regarding right to strike, regarding lockout, कब अलाउड है कब नहीं अलाउड है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंदर आती हैं, कितना जो है टाइम पीरियड होता है प्रोहिबिशन ऑर्डर का, कहाँ कहाँ पे लागू हो सकता है कहाँ पे नहीं लागू हो सकता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। सो इसके रिगार्डिंग इतना ही। नेक्स्ट मूव करते हैं वेरी क्विकली टुवर्ड्स आवर रिविजन सीरीज जो हम कर रहे हैं। आई होप वीक 1 के अंदर आपकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि डील करता है विद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने वो कवर कर लिया होगा। नाउ वीक 2 के अंदर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स
अदर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे जो है बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, राइट। क्या प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है, क्या ये जस्टिसिएबल नहीं है, क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये नहीं है, प्रीएम्बल जो है किस तरह से पॉइंट करता है टुवर्ड्स द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, बहुत सारी चीजें जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यू हैव टू रिवाइज दिस। देन यूनियन एंड टेरिटरीज, अगेन यूनियन एंड टेरिटरीज एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही है, काफी ज्यादा चर्चा में रही है। तो कौन बना सकता है या ऑल्टर कर सकता है या नए स्टेट्स बना सकता है। देन इन विच सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नीडेड एंड इन विच सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए होती। फर्दरमोर जैसे कि हमें पता है इंडिया की यूनियन एंड टेरिटरीज में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, आपकी जो है 2 नई यूटीज निकल के आ गई फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट। देन मर्जर हुआ है 2 यूटीज का भी, राइट, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। देन सिटीजनशिप एक और चीज है जो आपने करनी है कवर। इसके अंदर भी जो है अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट बहुत सारी और जो है करंट अफेयर्स की कवरेज हुई है। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, फर्स्टली आपके जो लक्ष्मीकांत है उनके आपने चैप्टर्स पढ़ने, आई थिंक दे आर फ्रॉम चैप्टर्स 4 to 6 है या 4 to 6 या 4 to 7 है, आपने ये कवर करने जो कि इनको कवर करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपने करंट अफेयर्स ऑफ दिस टाइम जो है ये कवर करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारी डीएनडी को जो कि उस टाइम पे चल रही थी, या हमारे जो पुराने कंपाइलेशंस हैं प्रीक्योर के, या आप उनको देख सकते हैं, या फिर हमारी जो कुछ पुरानी 2 मिनट सीरीज थी आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और एक कंपाइल्ड सोर्स देखना चाहते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जो कि दोनों ही स्टैटिक प्लस डायनामिक एलिमेंट्स ऑफ दीज कवर करता है। तो जिस तरह से मैंने 8 वीक्स के अंदर डिवाइड किया है आपका रिवीजन, उसी तरह से ये 8 कंपोनेंट्स के थ्रू जो है आप हमारा क्रैश कोर्स भी कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, राइट। तो आप अपना हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो ले सकते हैं जिसके अंदर ये कवर्ड है। इसके अलावा अपनी आप नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं थ्रू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, राइट। वाई, बिकॉज टेस्ट नॉट ओनली आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं बट टेस्ट में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को भी ऐड करते हैं विच कैन बी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रीलिम्स। वेरी इंपॉर्टेंटली हमने एक मैसिव डिस्काउंट जो है चला दिया है क्योंकि प्रीलिम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। तो प्रीलिम्स कैश कोर्स जो कि पहले 5000 रुपीज का था, जो कि सिर्फ करंट पोर्शन को कवर करता है, राइट, फ्रॉम करंट पोर्शन इंक्लूडिंग मई टू सितंबर, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन हो गए थे 2 अक्टूबर, तो इवन मई टू सितंबर के जो अपडेट्स हैं मंथली अपडेट्स की तरह अवेलेबल है वहां पे भी, राइट। तो नॉट जस्ट द इंटायर लास्ट ईयर बट इनफैक्ट मई टू सितंबर के करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। इट इज ओनली इन ₹2500। अगर आपने दोनों स्टैटिक प्लस करंट कवर करने हैं तो 4500 में। हमारी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है अगर विद वीडियो सोल्यूशन चाहिए ओनली ₹2500, विदाउट वीडियो सोल्यूशन इन 1750। अगर आप सिर्फ फुल एंड टेस्ट करना चाहते हैं विच इज 10 टेस्ट, it is ₹2000। इसके अलावा if you want a combo course which includes static plus current prelims crash course plus all our prelims test series that is available only in ₹5500, ठीक है। तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे sleepyclasses.com पे, या फिर कॉल कर सकते हो 1800-893-043 टू अवेल दीज कोर्सेज एंड मेक श्योर कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो, होलिस्टिक हो एंड यू आर एबल टू नॉक दीज प्रीलिम्स राइट आउट ऑफ द पार्क, right? Thank you and see you next week.